हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल प्रदेश सिंपल स्टडी बाय शैली। और आज हमारे 20 डे वीडियो चैलेंज का डे 16 है और हम आज कवर करने वाले हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम यहाँ पे हिस्टोरिक टाइम से पीरियड से किस तरह से आर्ट डेवलप होता है, किस तरह के यहाँ पे फेमस टेम्पल्स हैं, किस तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल यहाँ देखने को आपको मिलेगा, किस तरह की पेंटिंग्स हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, ऑर्नामेंट्स कैसे हैं, ज्वेलरी कैसी है, फोक डांस और थिएटर कौन कौन से होते हैं और यहाँ किस प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। देखिए, एग्जामिनर का बहुत ही ये फेवरेट पोर्शन है और इसमें जब भी वो क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछेगा। जैसे कि किसी ऑर्नामेंट का आपको नाम देगा और फिर पूछेगा कि ये कौन से रीजन में पहना जाता है, कौन से बॉडी पार्ट पे इसको सजाया जाता है, कि कान में पहनने वाली कोई चीज़ है, पैरों में पहनने वाली कोई चीज़ है, या किसी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम का नाम आपको दे देगा और पूछेगा कि किस रीजन से रिलेटेड है। किसी आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना हो तो टेम्पल का एग्जांपल देगा और पूछेगा कौन सा स्टाइल इसमें यूज हुआ है, पैगोडा स्टाइल है, पेंट रूफ स्टाइल है, सतलुज वैली स्टाइल है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और टाइमलाइन के साथ हम चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू सबसे पहले हिस्टोरिक एक आर्ट टाइमलाइन हम देख लेते हैं। देखिए, 4th से 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में अगर हम बात करें तो उस टाइम मौर्य काल था। अशोका यहाँ प्रोमिनेंट एक लीडर था, तो उसके टाइम पे जो भी टेम्पल बने हैं उनमें स्टोन पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अशोका के आप पिलर्स देखते हैं, ठीक है, स्तूपास देखते हैं, केव्स देखते हैं और केव्स के बाहर जो है वो चैत्य या विहार होते थे। मतलब एक जगह केव के बाहर जहाँ जो बौद्ध भिक्षु होते थे या किसी भी धर्म को मानने वाले भिक्षु होते थे वो वहाँ घूमते थे। ठीक है, तो उनको चैत्य कहते थे। उस प्रकार की चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? कांगड़ा वाले रीजन में देखने को मिलती हैं और इसको हम मौर्य काल से रिलेट करते हैं। फिर बात करते हैं 4th से 6th सेंचुरी में। तो आपको पता है मौर्यास के बाद गुप्ता एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही, तो इनके टाइम पे जो मथुरा और गांधार स्टाइल था पेंटिंग का वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उस टाइम हम इन आर्ट फॉर्म्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि फाहियान ने उस टाइम यहाँ विजिट किया था, वो इन आर्ट कल्चर्स को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से लेके आया था। ध्यान रखिएगा, फाहियान और ह्यूनसेंग दो अलग अलग ट्रेवलर हैं। अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो फाहियान का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। गांधार स्टाइल में अगर आप गांधार वाले रीजन में जाते हैं, जो आज जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसका इन्फ्लुएंस गुप्ता काल में यहाँ देखने को मिलेगा। फिर 7th से 12th सेंचुरी की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ आपको पाल लोग देखने को मिलते हैं और पालों के टाइम पे जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे महायान आर्ट जो है वो बहुत प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। और कश्मीरी जो स्टाइल है आर्किटेक्चर्स का, पेंटिंग्स का, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ देखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 8th से 13th सेंचुरी में, तो हिमाचल प्रदेश की कला बहुत प्रोमिनेंट होती है। यहाँ पे हम 3 प्रकार की कला देखेंगे, 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स, एक स्वदेशी खस आर्ट, एक भारत आर्य आर्ट और एक भारत तिब्बत आर्ट। ठीक है, ये 3 स्कूल्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पहाड़ी चित्रकला की अगर बात करें तो कांगड़ा की पेंटिंग्स, भशौली की पेंटिंग, चंबा की पेंटिंग्स, इनके बारे में देखेंगे। और आपको पता है कि ये मुगल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है 1678 के ऑनवर्ड्स। अब मुगल से क्यों इन्फ्लुएंस्ड है? क्योंकि जब हमने चंबा का हिस्ट्री पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो गद्दी लोग हैं वो दिल्ली से मूव करते हैं चंबा में ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ मुगल, तो अपने साथ ये मुगल पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस भी यहाँ लेके आते हैं और उससे अलग अलग पेंटिंग आर्ट्स के जो स्कूल हैं वो फॉर्म होते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम हिमालयन आर्ट, हिमाचल प्रदेश के आर्ट के जो 3 मेन स्कूल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वदेशी खश आर्ट आता है, तो सबसे ओल्ड आर्ट और आर्किटेक्चर इसको माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेस मटेरियल आर्किटेक्चर के लिए यूज़ हो रहा है वो वुड है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो ओडम्बर्स की कॉइन हमें मिले हैं उसके ऊपर एक रॉयल फ्लैग देखने को मिला है। ठीक है, शाही झंडा देखने को मिला है। तांबे और चांदी के जो ओडम्बर कॉइन्स हैं वो इस आर्किटेक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, स्वदेशी खश कला को। ठीक है, और इसके अलावा जो है दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है कि जो इनर हिमालयन रीजन में आपको टेम्पल देखने को मिलते हैं वो देवदार के पेड़ से बनाए गए हैं और उसके ऊपर बहुत सारी कार्विंग्स देखने को मिलती हैं जो
खश आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। फिर बात करते हैं भारतीय आर्य कला की, तो ये लगभग 8th से 13th सेंचुरी के बीच में देखने को मिलती है। और कहते हैं कि जो गंगा वाला प्लेन था वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी थी। वहाँ से जो है वो राजपूतों के साथ ये अलग अलग रीजन में पहुँचती है और राजपूतों ने इसमें बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन ऐड किया था हर्ष के बाद। ठीक है, अब एट प्रेजेंट इसमें टेम्पल आर्ट और जो स्कल्पचर्स और जो पेंटिंग्स आपको टेम्पल्स में देखने को मिलती हैं वो भारतीय आर्यन कला से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। फिर बात करें अगर भारत तिब्बत कला की, तो ये जो है आपको किन्नौर, लाहौल स्पीति और ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेगी, क्योंकि तिब्बत वाला रीजन इन रीजन्स के साथ सटा हुआ है। लाहौल स्पीति के साथ लगता है, किन्नौर के साथ परली साइड को तिब्बत है, तो इसका इन्फ्लुएंस इन वाले रीजन्स में देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालयस में देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है वो बुद्धिस्ट में भी जो वज्रयान सेक्ट है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। उनकी पेंटिंग्स आपको इस आर्ट फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलेगी। बहुत सारे सिंबल्स और डिटीज़ जो हैं वो इसमें पब्लिक सेरेमनीज़ में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसको वज्रयान आर्ट भी कहते हैं। अब देखिए वज्रयान क्या है। हमने बुद्धिज़्म जब पढ़ा था, जब हम बुद्धिज़्म के बारे में कहीं भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म के 2 सेक्ट हैं, एक हीनयान है, ठीक है, एक महायान है। जो महायान है ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ठीक है, और जो हीनयान है ये फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सेक्ट बुद्धिज्म में और अराइज किया जिसको वज्रयान कहते हैं। अब देखिए जो वज्रयान है ये तांत्रिसिज्म से रिलेटेड है, ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं बहुत हद तक, और जो देवी तारा है ये इनके सेक्ट में बहुत ही प्रोमिनेंट डिटी मानी जाती है। तो इनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में रखती है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं यहाँ के फेमस टेम्पल्स के ऊपर, कहाँ बने हैं, किसने बनवाए हैं। जो चीज़ें जिस टेम्पल के बारे में इम्पॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताती चलूँगी। अब देखिए जो बिजली महादेव है, सबसे पहले कुल्लू के टेम्पल अगर बात करें तो बिजली महादेव कुल्लू में है और ये पेंट रूफ स्टाइल का टेम्पल है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे हर 12 साल में जो है वो एक बार जो आसमानी बिजली होती है वो इस शिवलिंग को स्ट्राइक करता है, ये टूट जाता है और यहाँ का जो पुजारी लोग होते हैं वो इसको माखन से जो है वो दोबारा से इकट्ठा करते हैं, इसके पीसेस को जोड़ते हैं और ये दोबारा से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बिजली महादेव से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है और फैक्ट ये है कि ये पेंट रूफ स्टाइल में है, ठीक है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ बिजली महादेव इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। अब देखिए हिडिंबा टेम्पल मनाली में है और ये पैगोडा स्टाइल में है। याद रखिएगा हिडिंबा देवी टेम्पल पैगोडा स्टाइल में है। और कई लोग कहते हैं कि ये 6 स्टोरी है, पिक्चर्स में 5 स्टोरी भी दिखता है, बट एग्जैक्टली क्यों 6 स्टोरीज कहते हैं आई डोंट नो। और इसको बनवाया था राजा बहादुर सिंह ने 1553 में। फिर रघुनाथ टेम्पल जो है वो कुल्लू में बनाया गया था राजा जगत सिंह के द्वारा 1651 में, और रघुनाथ जी जो है वो कुल्लू के मेन डिटी हैं। इसमें वही स्टोरी ब्राह्मणों वाली जिसने अपने पूरे परिवार के साथ खुद का आत्मदाह कर लिया था जब राजा ने उससे 3 शेर मोती मांगे थे, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास त्रिपुरा सुंदरी, ये नगर कुल्लू में है और इनका टेम्पल जो है वो पैगोडा स्टाइल में है। तो हिडिंबा देवी और त्रिपुरा सुंदरी का टेम्पल दोनों पैगोडा स्टाइल में है। फिर बजौरा टेम्पल आ जाता है, ये शिखर स्टाइल में है कुल्लू में। और महिषासुर मर्दिनी और जो शिवजी का भी है यहाँ पे एक टेम्पल है जो 10th सेंचुरी का टेम्पल है। फिर अगर बात करें मंडी की, तो मंडी को वैसे ही हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मोर देन 84 टेम्पल्स हैं। और मंडी में जो सबसे प्रोमिनेंट टेम्पल है वो सबसे पहले आता है भूतनाथ टेम्पल। मंडी सिटी में इसको देखने को आपको मिलेगा। शिखर स्टाइल का ये टेम्पल है और राजा अजबर सेन ने इसे बनाया था। फिर बात करें प्राश्य टेम्पल की, तो ये जो है वो राजा बान सेन ने बनवाया था 1346 में। तो ध्यान रखिएगा कि राजा बान सेन ने बाण चलाया और परशुराम जी का मंदिर बनाया, ठीक है। इस तरह से आप इन चीज़ों को ट्रिक्स के साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर आता है पंचवक्त टेम्पल। आपको पता है 14th सेंचुरी का ये टेम्पल है और यहाँ पे
5 हेडेड जो है वो शिवा का एक मूर्ति आपको देखने को मिलती है, जिसमें 10 आर्म्स हैं, और ब्यास और सुकेती रिवर के संगम के ऊपर ये टेम्पल है। और ये लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फ्लडिंग के टाइम ये जो मंदिर है वो बाढ़ में डूब गया था। बाद में इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया, चलाया गया। और पंचवक्तर का रिलेशन जो है वो नागा लोगों से भी माना जाता है, जो नाग देवता है उनसे भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका टेम्पल है, इसके बाहर नाग देवता की 5 से 10 फीट की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। ठीक है, फिर बात करें त्रिलोकनाथ की, तो ये भी मंडी में है, और ये त्रिलोकनाथ का टेम्पल जो लौहल में है उसी की तरह पे है। उसके बाद शिकारी देवी की बात करें तो ये सुंदरनगर में है, और यहाँ पे पैगोडा स्टाइल का आपको जो है वो उसका आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेन टेम्पल है वहाँ पे कोई छत नहीं है, ओपन ये टेम्पल है। और ये माना जाता है कि जो शिकारी देवी की टेम्पल है, मंदिर है जहाँ मूर्तियाँ हैं, वहाँ कभी भी जो है वो बर्फ़ नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फेमस टेम्पल कांगड़ा और चंबा रीजन के। तो देखिए, ज्वालामुखी आपको पता है कांगड़ा में है, 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है, और डोम शेप्ड जो है वो यहाँ का मंदिर है। फिर बात आती है गोल्ड डोम जो है, इसका गोल्डन ही डोम है। महाराणा जो रणजीत सिंह जी थे, उन्होंने 1813 में ज्वालामुखी के जो मंदिर का डोम था उसको सोने का पानी चढ़वाया था। उसके बाद बात करें मशरूर टेम्पल की, तो इसको रॉक कट टेम्पल भी कहते हैं। और यहाँ पे 15 छोटे बड़े टेम्पल्स हैं जो भगवान राम और भगवान शिव से रिलेटेड हैं। मशरूर को याद रखिएगा, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, मशरूर और एलोरा। ताबो जो मठ हम आगे पढ़ेंगे, ताबो मोनेस्ट्री, उसको हम अजंता ऑफ हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है मशरूर टेम्पल 8th सेंचुरी में बनवाया गया था, और इसको ढूंढने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम है शटलवर्थ। तो शटलवर्थ, मशरूर और एलोरा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आता है आपके पास बैजनाथ टेम्पल, ये भी कांगड़ा में है, और शिखर स्टाइल का ये टेम्पल है, भगवान शिव से रिलेटेड है। और इसको 2 ब्रदर्स ने बनवाया था, अह्युक्का और मयुक्का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो बैजनाथ टेम्पल है वो किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था अह्युक्का और मयुक्का नाम के 2 भाइयों ने। फिर त्रिलोकनाथ टेम्पल, ये एक टेम्पल और है कांगड़ा में। अब हमने देख लिया कि एक मंडी में भी है, एक लोहल में भी है, और एक कांगड़ा में भी है। ये एक एंशियंट विलेज था त्रिलोकनाथ, और वहाँ पे जो है भगवान शिव को डेडिकेटेड एक मंदिर बनवाया गया है। फिर आता है 84 टेम्पल चंबा का, चंबा के भरमौर में है। 84 टेम्पल्स का ये ग्रुप है, और जो 84 योगी यहाँ आए थे चंबा में विजिट करते हुए साहिल वर्मन के टाइम, ये उस टाइम का जो है वो टेम्पल है, 9th सेंचुरी में बनवाया गया था उनके द्वारा। फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो ये भी चंबा में है। ये 6 टेम्पल्स का ग्रुप है, और इसको साहिल वर्मन ने बनवाया था 920 से 940 के बीच में। फिर शक्ति देवी जो है वो छतराड़ी में है चंबा में, और इसके बाद जो है ये बनाया था गुग्गा आर्किटेक्ट ने। 7th सेंचुरी में मेरू वर्मन ने इसको बनवाया था। तो ये सारे ही टेम्पल इंपॉर्टेंट हैं, किसने बनवाए, कब बनवाए, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, और बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम एक बार बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी देख लेंगे, और उसके बाद जो है वो इनकी पिक्चर्स देखते हैं। या लेट मी शो द पिक्चर्स फर्स्ट। ओके, लेट्स कवर द स्लाइड फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले 3 टाइप की मोनेस्ट्रीज हिमाचल का जो रीजन है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। एक जो है वो टाकफू होती है, टाकफू मतलब जो केव में बनाई गई है। एक होते हैं गोम्पा, जो विलेज मोनेस्ट्रीज है, मतलब वो मोनेस्ट्री ही अपने आप में विलेज है। और एक होते हैं लाखंग, जो डिस्कशन हॉल की तरह यूज होते हैं, लेकिन विलेज के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप की मोनेस्ट्रीज हैं। टाकफू, टाकफू कहाँ करेंगे आप, केव में। फू फू करेंगे जब आप केव में चले जाते हैं और आपको वहाँ पे मच्छर काटते हैं, तो आप फू फू करेंगे। ठीक है, टाकफू केव से रिलेटेड। फिर गोम्पा, तो गोम्पा हो गए विलेज मोनेस्ट्री, जो मोनेस्ट्री ही अपने आप में विलेज है। ठीक है,
बहुत बड़ी मोनेस्ट्री होगी, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु एक जगह रह रहे होंगे, तो उनको सबको गोम्पा में रहने के लिए कहा जाएगा, तो इसको गोम्पा कहते हैं। फिर आ जाता है लाखंग। जहाँ पे डिस्कशन होगी वहाँ कंग पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पहाड़ी भाषा में कंग बोलते हैं जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं लोग और बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं। तो लाखंग जो है वो डिस्कशन हॉल की मोनेस्ट्रीज हैं जो कि विलेज के पास प्रेजेंट है, ठीक है। नियर विलेज ये सिचुएटेड होती हैं, एग्जैक्ट विलेज में नहीं होगी लेकिन विलेज के पास होगी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ताबो मोनेस्ट्री की। तो मैंने आपको इसे बताया कि ताबो मोनेस्ट्री जो है इसको अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। अजंता ऑफ हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ओरिजिनल ताबो मोनेस्ट्री थी वो एक केव में प्रेजेंट थे, मतलब बहुत सारी केव्स में ये मोनेस्ट्री प्रेजेंट थी, बट विद टाइम जो है वो केव्स अब पेरिश हो गई हैं, तो नई जगह पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है उन्हीं केव्स के नियर बाई। तो ये स्पीति में देखने को मिलती है, 996 सेंचुरी में बनी है, ओल्डेस्ट है। और यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जैसे अजंता में देखने को मिलती थी, ठीक है। और 14th सेंचुरी जो 14th दलाई लामा है उन्होंने यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल इनोग्रेट किया था 1983 में, ठीक है। उसके बाद आता है कारदंग गोम्पा। ये लोहल में प्रेजेंट है, 900 सेंचुरी में बिल्ट है और सबसे बड़ा गोम्पा इस रीजन में कारदंग है। ये जो है यहाँ पे सेक्रेड प्रेयर्स और ड्रम्स जो है वो घुमाए जाते हैं। आपको पता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की जब भी आपके दिमाग में इमेज आती है तो एक घूमता हुआ ड्रम है जिसके ऊपर कुछ बुद्धिस्ट मंत्र लिखे रहे होते हैं, जैसे कि ओम मणि पद्मे हम। और लगभग 10 लाख प्रेयर्स वाले कुछ पेपर्स जो हैं वो इस मोनेस्ट्री में रखे गए हैं कारदंग गोम्पा में। कहाँ है? लोहल में है। फिर मतलब आप देखिए कि 10 लाख पेपर्स के ऊपर कुछ लिखा है तो आप उसको देख के दंग हो गए। कहाँ? लोहल में, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद कीजिएगा। फिर आती है की मोनेस्ट्री, स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और यहाँ पे 101 एडिशन है पद्म संभव जी के, जो री इनकारनेशंस हैं उनके अलग अलग पिक्चर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे अलग अलग जो पोथियाँ हैं कंग्यूर और तंग्यूर उसमें लिखा गया है। तो ये एक एंशियंट लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आपको बहुत सारे कंग्यूर और तंग्यूर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि एक सेल्फ रोटेटिंग मनी चक्कर है जो अपने आप घूमता है जब भी कोई मेजर चेंज होना होता है वर्ल्ड ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद है गुरु घंटाल गोम्पा। ये लोहल में है और जहाँ चंद्र और भागा मिलती हैं वहाँ जो है ये गोम्पा देखने को मिलता है। चंद्र भागा कहाँ मिलती हैं? तांडी नाम के स्थान पे, तो वहीं पे जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। 84 बुद्धिस्ट सिद्धास ने जो है वो यहाँ पे मेडिटेट किया था और इसको जो है वो सेंट्रीफाइड किया गया था बाय गुरु पदम संभव जी द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है वो शांशुर गोम्पा आता है, ये भी लोहल में है, 7th सेंचुरी में बनवाया गया था और देवा ग्योत्सुन ने इसको बनवाया था। और यहाँ पे 15 फीट का एक थंका है। थंका मीन्स पेंटिंग, क्लोथ के ऊपर एक पेंटिंग जो की जाती है उसको थंका कहते हैं। और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पेंटिंग होती है। इसमें 84 जो बुद्धिस्ट की री इनकारनेशंस हैं उनको शो किया गया है। और जो रेड कैप सेक्ट है बुद्धिज़्म का, बुद्धिज़्म में भी 2 सेक्ट हैं, एक येलो कैप है एक रेड कैप है, तो रेड कैप सेक्ट का जो रिलेशन है वो शांशुर गोम्पा के साथ देखने को मिलता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए और ध्यान रखिएगा जो की मोनेस्ट्री है केवल वो जो है वो स्पीति वैली में देखने को मिलेगी और जो ताबो मोनेस्ट्री है वो आपको स्पीति में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कारदंग, गुरु घंटाल और शाशुर ये तीनों ही लोहल वैली में आपको देखने को मिलेगी। तो इन बातों का याद रखिएगा। कभी ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि गुरु घंटाल स्पीति वैली में है, ठीक है। तो यू हैव टू रूल आउट द ऑप्शन। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप एक पहाड़ी आर्किटेक्चर अब हम देख लेते हैं कि किस किस स्टाइल में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो पेंट रूफ स्टाइल है जिसको दबा हुआ छत भी हम कहते हैं। अब देखिए, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये सिर्फ स्टोन और वुड के बने होते हैं, इसमें सीमेंट यूज़ ही नहीं होता पेंट रूफ में, ठीक है। वुड ही सीमेंट की तरह काम करता है। और एक रेक्टेंगुलर जो है वो आपको बरामदा देखने को मिलेगा जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी होगी और फिर ऊपर जो है वो पेंट रूफ टाइप में एक आपको रूफ टॉप देखने को मिलेगा। बिजली महादेव, लक्ष्मी
सॉरी लक्ष्य महादेवी, जो भरमौर है लक्षणा महादेवी, उनका टेम्पल भी जो है वो आपको पेंट रूफ स्टाइल में देखने को मिलेगा। फिर पैगोडा स्टाइल में अगर आते हैं तो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स होते हैं। सबसे बड़ा होता है सबसे नीचे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा जो रूफ टॉप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको पैगोडा स्टाइल कहते हैं। ये अपोजिट ऑफ स्क्वायर शेप, मतलब इन्वर्टेड पिरामिड के तरह आपको देखने को लगेगा। उसके बाद जो है वो हिडिम्बा टेम्पल इसका एग्जाम्पल है, त्रिपुरा सुंदरी इसका एग्जाम्पल है, आदि ब्रह्मा जो खोखन में ब्रह्मा जी का टेम्पल है वो इसका एग्जाम्पल है, प्राशर और छतराड़ी देवी का जो टेम्पल है वो भी पैगोडा स्टाइल में है। फिर आता है गुम्बद या डोम स्टाइल। तो ये जो है वो बेसिकली आपको डोम शेप में देखने को मिलते हैं। ये मुगल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड जो है वो स्टाइल है, और इसमें जो है वो सिख स्टाइल भी इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सिख लोगों के गुरुद्वारे होते हैं वो भी डोम शेप्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो 18th से 19th सेंचुरी में लोकल किंग ने बनवाए थे। एग्जाम्पल इसका ज्वालामुखी टेम्पल है, चिंतपूर्णी टेम्पल है उन्ना में, और कामेश्वर महादेव जो है वो मंडी में, ये भी डोम स्टाइल टेम्पल है। उसके बाद फ्लैट रूफ, बिल्कुल ऐसे प्लेन रूफ है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। वॉल जो है वो लाइम प्लास्टर्स के साथ बनाई जाती है, और उसके ऊपर पहाड़ी पेंटिंग की जाती है, पहाड़ी आर्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल पहाड़ी आर्ट है ये। इसमें जो वेल एनग्रूव्ड होता है वॉल्स के ऊपर। और नर्मदेश्वर सुजानपुर का जो टेम्पल है वो फ्लैट रूफ है। इसके अलावा जो राम गोपाल टेम्पल है कांगड़ा में, और ब्रजराज स्वामी जी का जो टेम्पल है वो भी फ्लैट रूफ टेम्पल है। अब लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दीज टेम्पल्स। देखिए सबसे पहले ये वाला जो स्टाइल है, जो सबसे फर्स्ट पिक्चर है, ये है हिडिम्बा टेम्पल की, और ये जो है वो है आपका पैगोडा स्टाइल। ठीक है, पैगोडा आपको एक पैगोडा की तरह देखने को मिलेगा कि ऐसे सबसे बड़ा जो छत है वो नीचे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ऊपर सबसे छोटा टेम्पल जो छत है वो देखने को मिलेगा। ये भी पैगोडा स्टाइल है। ठीक है, ये जो है वो शिखर स्टाइल है। ठीक है, और ये जो है वो एग्जाम्पल है सतलुज वैली आर्किटेक्चर की। इसमें ये वाला पैगोडा है और ये वाला पेंट रूफ है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपको पेंट रूफ स्टाइल देखने को मिलता है। ये जो है वो ज्वाला जी का टेम्पल है, और ज्वाला जी आपको पता है कि कौन सा शेप है, डोम शेप्ड है। ठीक है, तो डोम शेप्ड हो गया, पेंट रूफ या पैगोडा स्टाइल हो गया, इसके बाद शिखर स्टाइल हो गया, और सतलुज वैली स्टाइल हो गया। तो सतलुज वैली इज द मिक्स ऑफ पेंट रूफ एंड पैगोडा। ठीक है, ये पेंट रूफ, दिस वन इज पेंट रूफ, एंड दिस वन इज पैगोडा। इसको याद रख लीजिएगा ऐसे कि आपका जो घर में पुराने घरों की छत होती थी वो पेंट रूफ होती थी। ठीक है, सिंपल ऐसे स्लेट्स का एक छत बनाया जाता था, जिसमें लकड़ी के जो है वो सियाल डाले जाते थे, और वही सीमेंट का काम करते थे। इसमें कोई अलग से सीमेंट इनको जोड़ने के लिए यूज़ नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरह से आई होप मैंने आपको सब स्टाइल्स जो है वो क्लैरिफाई कर दिए हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिलेटेड टू पेंटिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 पेंटिंग के स्टाइल बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक है बशौली, सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ी स्टाइल है, फिर कांगड़ा स्कूल, और फिर चंबा स्कूल। तो जो ओल्डेस्ट पहाड़ी पेंटिंग का स्टाइल है दैट इज बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसमें जो है वो आप देखेंगे कि अलग अलग कलर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि रेड कलर लव को सिंबलाइज करता है, येलो स्प्रिंग को, ब्लू जो है वो फर्टिलिटी को शो करता है, और इसमें जो सेंट्रल थीम है वो भगवान विष्णु है। ठीक है, और कृष्णा जी के जो अवतार हैं, भगवान विष्णु के कृष्णा अवतार हैं, उनके अराउंड ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। राजा कृपाल की कृपा में जो है वो बशौली पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं किस राजा ने कौन सी पेंटिंग को पैट्रोनेज दी थी और किसके अंडर कौन सा पेंटिंग ज़्यादा फ्लरिश किया था। तो याद रखिएगा कृपाल की कृपा हुई थी बशौली के ऊपर।
ठीक है। तो 1678 से 94 तक जो है ये राजा रहते हैं, और इस टाइम जो भुशौली पेंटिंग है वो बहुत ही फ्लरिश करती है और ओल्डेस्ट पहाड़ी पेंटिंग स्कूल है। इसके बाद कांगड़ा स्कूल आता है, और कांगड़ा स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं इनको मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी, छोटी साइज में ड्रॉ की जाती थी। और इसकी जो रूट है वो गुलेर को बताया जाता है। कहा जाता है कि जो राजा गोवर्धन चंद हैं गुलेर के, उन्होंने इनको बहुत पेट्रोनेज दी। उसके अलावा ये अपने हाईएस्ट पीक टाइम में जो है वो राजा संसार चंद के टाइम पे थी, 1775 से 1823 के बीच में। और इसकी जो सेंट्रल थीम है वो भगवान कृष्ण और राधा है। इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट सुजानपुर टीरा वाले रीजन में हुई, और इसके ऊपर भी आपको मुगल स्टाइल जो है वो उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो उसके बाद आता है आपके पास चंबा स्कूल, और ये भी माना जाता है कि भुशौली स्कूल, इसका जो भुशौली कलम थी, पेंटिंग का स्टाइल था, वो इसका ओरिजिन माना जाता है। उससे इंस्पायर जो है वो चंबा पेंटिंग है। सबसे पहले इसको रॉयल पैट्रोनेज जो है वो राजा उदय सिंह के टाइम पे मिली। ठीक है। तो चंबा का उदय कब हुआ पेंटिंग का? उदय सिंह के टाइम पे। ठीक है। तो उदय कहाँ हुआ? चंबा पेंटिंग का उदय हुआ। ठीक है। मेन सब्जेक्ट इसमें राम और कृष्ण के अवतार रहते हैं, भगवान विष्णु के। और 18th सेंचुरी में निक्का राम जो है वो इनका सबसे फेमस पेंटर रहता है। ठीक है। और इसके अलावा चंबा पेंटिंग आपको चंबा रुमाल के ऊपर भी देखने को मिलती है, और उसमें एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैंने 3 पिक्चर्स लगाई हैं। जो फर्स्ट वन है ये है कांगड़ा पेंटिंग, सॉरी भुशौली पेंटिंग। ये ओल्डेस्ट स्टाइल है। आपको इसमें येलो कलर दिखेगा, ब्लू दिखेगा, रेड दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, तो इन सब का अपना अपना मीनिंग है। फिर आपको ये वाले जो पेंटिंग नंबर 2 पेंटिंग देखने को मिल रही है, ये एक्चुअल में पेंटिंग नहीं है लेकिन चंबा रुमाल है। ठीक है। और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी से ड्रॉ किया गया है। उसके बाद ये जो थर्ड आपको देखने को मिलेगी ये है कांगड़ा पेंटिंग, और इसमें आपने देख लिया कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी रास लीला को डिपिक्ट किया गया है। और इसमें आपको मुगल स्टाइल की थीम्स देखने को मिलेंगे, उस तरह के छोटे छोटे मोटिव फ्लावर्स और लीफ के देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो कांगड़ा पेंटिंग, भुशौली पेंटिंग और चंबा पेंटिंग हो गई। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं चंबा रुमाल के ऊपर, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर शो कर दिया है। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 31 अक्टूबर 2008 को। और इसमें स्पेशल एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जो यहाँ के लोकल हाउसवाइफ लोग होते हैं वो इस काम को करती हैं। और जो साइज़ है वो इसका या तो स्क्वायर में किया बनाया जाएगा इस रुमाल को, या फिर रेक्टेंगल में बनाया जाएगा। ठीक है। तो और ये कई बार जो है वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि एक बेडशीट के साइज़ का भी हो सकता है। और इसकी जो थीम है वो रासलीला रहती है, राधा कृष्ण जी से रिलेटेड है, शिव पार्वती और रिद्धि सिद्धि, गणेश, हंटिंग, वेडिंग, इस तरह के जो है वो सिनेरियोज आपको इस रुमाल के ऊपर देखने को मिलते हैं। और बेसिकली रुमाल आपको पता है कि एक पॉकेट क्लॉथ होता है जिसको हम हाथ पोंछने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता है, पॉकेट्स के लिए नहीं बनाया जाता है। ये एक तरह का शो पीस होता है। ठीक है। इसमें जो है वो गिफ्ट्स के लिए, गिफ्ट देने के लिए इसको यूज़ करते हैं, वेडिंग्स फेस्टिवल्स में यूज़ करते हैं। और बहुत बार तो इसमें कुरुक्षेत्र के जो बैटल्स हैं उनको भी डिपिक्ट करते हैं। और डॉक्टर JP वोगल और जो भूरी सिंह जी थे उन्होंने ये जो चंबा रुमाल की आर्ट थी इसको रिवाइव करने में बहुत हेल्प करी। और जो चंबा रुमाल है इसके ऊपर 2 रुखा टेक्निक यूज़ की जाती है। मतलब आप बता नहीं सकते हैं कि सीधी साइड कौन सी है, दोनों साइड से देखने पे पेंटिंग एक जैसी दिखती है और एक जैसी क्लीनलीनेस के साथ दिखाई देती है। तो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? 2 रुखा टेक्निक यूज़ होती है इसमें। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के ऊपर। तो आपको पता है कि कुल्लू वैली का जो शॉल है वो ग्लोबली फेमस है, और इसको शुरू किया गया था 1974 में। इसका जो इंस्पायरिंग डिज़ाइन है वो किन्नौरी शॉल से लिया गया है। और इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको देखने को मिलतेंगे, जैसे कि ट्रायंगुलर कुछ पैटर्न होंगे, अलग अलग कलर्स, अलग अलग ब्राइट कलर्स इसमें यूज़ करते हैं, या स्क्वायर या सर्कल जो है वो इसमें देखने को मिलती हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। फिर बात करूँ अगर पट्टू की, तो इसको कंबल भी कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में यूज़ होता है और ये वुलन शीट होती है जिसको घर पे ही बुना जाता है। इसमें भी आपको कुछ चेक डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, इसको लुंगीधारी भी कहते हैं, और कुछ में जो है आपको बॉर्डर डिज़ाइन देखने को मिलते हैं जिसको मोथरा बोलते हैं। फिर बात करते हैं लोइया की। तो लोइया आपको पता है कि लोइया एक शॉल होता है, वुलन शॉल होता है या पश्मीना का शॉल होता है, दोनों ही यूज़ करते हैं मेन एंड वीमेन। और लोइया को जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है अपनी ग्रेजुएशन ड्रेस के तौर पे। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश है उसने किसको अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम माना है अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, तो लोहिया को। फिर आता है दोहरी या जुकरी। ठीक है, तो जो दोहरी है वो एक दोहरू एक लॉन्ग कोट की तरह होता है, वेस्ट के ऊपर से लेके नीचे पूरे फुल बॉडी लेंथ पे एक ही कपड़े को लपेटा जाता है, अचकन की तरह होता है, चंबा और किन्नौर में देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें हिमाचली टोपी की, तो उसको टोपी ही कहते हैं, किन्नौर में उसको पुंग कहा जाता है, बुशहरी टोपी भी इसे कहते हैं, और इसके ऊपर टिक्कम के जो है वो फूल लगाए जाते हैं। मेन और वीमेन दोनों ही पहनते हैं, रेगुलर वियर में भी पहनते हैं और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में भी इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है पोला या गाची। तो ये जो है वो पैरों में भी पहने जाती हैं, जो पुला होती हैं। एक होता है पोला और एक होती है पुला। पुला जो है वो पैर में पहनी जाती हैं, पैरों में, और ये चंबा में जो है वो घास से बनाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करूं पोला की, तो ये कुल्लू, मंडी और सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति वाले रीजन में भी यूज़ करते हैं। जबकि अगर बात करूं गाची की, तो ये वाइट कलर की शीट होती है जिसको आप वेस्ट के अराउंड जो है वो रैप करते हैं। फिर अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट लुचार की, तो ये स्पेशल वीमेन ड्रेस है जो कांगड़ा और चंबा में देखने को मिलती है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो एग्जैक्ट कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। और वीमेन क्लोथ जो है वो, ये जो पहनती हैं ड्रेस, ये नीज तक होती है। ठीक है, वुलन होती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स फीमेल का बहुत ही लगाव होता है इनके साथ। तो हेड और हेयर में जो है वो चीरी पहनी जाती है, और मैरिड वीमेन इसको पहनते हैं। उसके अलावा टिक्का, जो बेसिकली हम सबको पता है कि फोरहेड के ऊपर यहाँ पहना जाता है, गोल्ड और सिल्वर का होता है। फिर अगर बात करें ईयर्स की, तो आपको झुमका देखने को मिलेगा, और उसके अलावा जो है वो बालियाँ देखने को मिलती हैं कॉमन, जैसी ये मैंने पहन रखी हैं। डंडी आपको देखने को मिलती है, एक सिंपल ईयरिंग होती है और इसके ऊपर लेस का वर्क होता है। फिर एक गोल है, ये लार्ज ईयर का झुमका होता है, एक तरह से बाली होती है जिसको गुज्जर ट्राइब यूज़ करती है, और इसमें शाइनी और हॉलो बीड्स पिरोए जाते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करूँ नोज़ की, तो नोज़ में नथ या कोका पहना जाता है जिसको एक छोटी सी गोल्ड रिंग होती है, ये जो है वो नथ कोका है। ठीक है, उसके बाद फुल्ली, ये स्टार शेप्ड होता है, 5 से 7 स्टोन्स इसमें लगे होते हैं। अगर ये स्टार शेप होगा तो इसको फुल्ली कहेंगे। लॉन्ग जो है वो गोल्ड नोज पिन होती है, और क्योंकि ये लॉन्ग जो हमारी स्पाइस होती है उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए लॉन्ग भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो नथ जो है वो एक राउंड शेप्ड बड़ा ऑर्नामेंट होता है जो मैरिड वीमेन पहनती हैं। फिर आता है जो नेकलेस के अराउंड आप नेक के अराउंड पहनते हैं, तो चंपा गली हार है, चौकी हार है, कपूरी माला है, या माला रालू है, या डोल माला है। ये सब जो है वो राउंड द नेक पहने जाते हैं। फिर कंठा या कैंठी, एक सिल्वर बीडेड थ्रेड होता है सिंगल स्ट्रिंग का, और यहाँ पहना जाता है आपके नेक के पास। फिर बात करते हैं चंद्रहार का। तो इसमें मल्टीपल चेन्स होती हैं और ट्राइएंगुलर जो है वो पेंडेंट देखने को मिलता है, मतलब इस तरह से इसमें 2-3 चेन्स होंगी और यहाँ पे एक ट्राइएंगुलर सा पेंडेंट देखने को मिलता है, उसको आप चंद्रहार कहते हैं। फिर पैरों में जो है वो पाजेब पहनी जाती है, गुलशन पट्टी या फ्लू पहना जाता है। फिर धमक्रूज जो है वो कॉपर एंकलेट को बोलते हैं, और झांझर आपको पता है चेन लाइक हॉलो एंकलेट होती है। तोरा जो है वो एंकलेट चेन होती है सिंपल से। उसके अलावा वेस्ट और आर्म के अराउंड जो है वो आपको टोके बांग या नलियान या कंगरूस या गजरू या मृदु, ये सब चीज़ें आप वेस्ट या आर्म के अराउंड पहनते हैं। तो आप इन चीज़ों को याद कीजिएगा कि कौन सी चीज़ कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर अडॉर्न की जाती है। लेट्स मूव ऑन टू फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो फ़ोक डांस में अगर मैं बात करती हूँ हिमाचल के फ़ोक डांस की, तो सबसे पहले आती है नाटी। ठीक है। सब रीजन में नाटी की जाती है, किन्नौर में की जाती है, लाहौल स्पीति में की जाती है, चंबा में की जाती है। तो जो अपर रीजन है, कुल्लू में की जाती है, सिरमौर में की जाती है, और सब जगह जो है वो अलग अलग प्रकार की नाटियाँ की जाती हैं। तो देखिए किन्नौर में जो है वो माला नाम का डांस किया जाता है। इसमें क्रॉस हैंडेड जो है वो विमेन और मेन दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये फूलों की माला की एक अरेंजमेंट है। उसके बाद नामगीन जो है ये सितंबर में किया जाता है, ये भी नाटी की एक फॉर्म है। लोसर या शोना या चुकसुम ये तिब्बती न्यू ईयर के टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो एक और आता है कन्यांग। 3 टाइप के कन्यांग की देखते हैं। 3 टाइप में सबसे पहले एक नाग कन्यांग होता है, जिसमें जैसे सांप चलता है उस तरह की जो है वो मोमेंटो फॉलो किया जाता है नाटी में। फिर देखते हैं हेरी। हेरी में जो है वो ये थोड़ा स्लो मोमेंटो पे डांस किया जाता है। और शुन्ना इसमें फास्ट एंड स्लो दोनों ही टेम्पो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। फिर बात करें अगर सिरमौर की, तो सिरमौर में झूरी, रास, नाटी, दौडी, पदुआ और डांगरा ये सब किए जाते हैं। घी एक डांस है सिरमौर से रिलेटेड, जिसमें वेपन यूज होते हैं, जैसे बो एंड एरो, नाइफ और स्टिक्स जो है वो हाथ में ली जाती हैं। और अगर आपको कोई इस तरह से डांस करते हुए दिख जाए, तो आप सोचिएगा कि ये सिरमौर का घी डांस है। फिर तधैर और गदैर ये जो है वो एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहन के, जैसे चीता हो गया उसको कॉस्ट्यूम पहन के किया जाता है। फिर स्वांग तेगी आता है, ये दिवाली के आसपास किया जाता है, मिसाल लेके लोग जो है वो हाथ में डांस करते हैं। फिर हम चलते हैं कुल्लू की ओर, तो कुल्लू में ढीली फेटी अब शहरी डांस किया जाता है जब भी गांव में कोई मेला लगता है। करथी किया जाता है जब हार्वेस्ट हो जाती है, तो खेतों में लोग जो है वो ये डांस करते हैं। फिर नाटी जो है वो क्लासिकल डांस है हिमाचल प्रदेश का, और कुछ लोग जो है वो इसको कथक के साथ भी रिलेट करते हैं। फिर खरैत, फिल्ली, लुड्डी, बांठड़ा, बशहरी, उजगम जाम और चंद्र प्रकार ये सब जो है वो कुल्लू के डांस है। फिर बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में शाद, शाम्बो बुद्धा की मेमोरी में किए जाते हैं, शांद और शाब्दो। उसके बाद लंगदरमा जो है वो एक इविल किंग था, उसको डिपिक्ट करने के लिए ये डांस किया जाता है और मास्क पहना जाता है इविल किंग का। उसके बाद छनक छाम जो है वो हर 3 साल में किया जाता है। और लाहौली नृत्य तो आपको पता है कि लाहौल से ही रिलेटेड है। फिर बात करते हैं चंबा की, तो चंबा में जो है वो डांगी नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जो छतराड़ी वाला रीजन है वहाँ विमेन करती हैं, और जो सुन्नी और भुक्कू की लव स्टोरी है उसके गाने जो है वो इसमें गाए जाते हैं डांगी में। फिर आता है झंझराड़ा या झांकी या हंटर। उसके बाद डांगिस नृत्य जो है वो गद्दी मैन परफॉर्म करते हैं, और इसमें ये जय जय या शी शी की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने मेन मेन जो है वो डांस कवर कर लिए हैं, और इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो लेट मी शो यू सम ट्रिक्स फॉर दिस। तो देखिए सिरमौर में जो है वो डंगरों से जो है वो घी निकाला गया। ठीक है। डंगरों से जो है वो घी निकाला गया, उसको खाने के बाद बहुत ताकत आ गई, तो घी खा के आप वेपन्स के साथ लड़ना शुरू हो गए। ठीक है। फिर आपने देखा कि घी खा के आपने रस्सी पकड़ी, एक रस्सा पकड़ा, और रस्से को पकड़ के आप सब लोग जो है वो नाटी करने लग गए। ठीक है। नाटी कैसे कर रहे थे आप? स्लो स्लो नहीं कर रहे थे, दौड़ दौड़ के कर रहे थे, दौड़ी दौड़ी के नाटी कर रहे थे आप। ठीक है। और फिर जूरी एक लड़की थी, उसने आवाज़ लगाई कि इन डंगरों का भी ध्यान रखना और थोड़ा पढ़ भी लेना। तो पढ़ने से जो है वो पढ़ हुआ। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे मेन डांसेस इसमें कवर हो गए, कि डंगरों से घी निकाला, घी खाने के बाद जो है वो रस्सा पकड़ के नाटी की। नाटी जब कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? दौड़ दौड़ के नाटी कर रहे थे। और जो झूरी लड़की है उसने बोला कि थोड़ा पढ़ भी लेना, और स्वांग मत करना, पढ़ने का नाटक मत करना। ठीक है। तो स्वांग देगी। तो इसके साथ जो है वो सिरमौर के जितने डांसेस हैं वो आपको याद हो गए होंगे, कि
डंगरों से जो है वो घी निकाला, घी खा के आपने रस्सी पकड़ी, रस्सी को पकड़ के सब लोग नाटी करने लग गए। नाटी कैसे की? दौड़ दौड़ के नाटी की। और फिर झूरी के साथ जो लड़की थी उसने कहा कि पढ़ भी लेना, ठीक है, और पढ़ने के बाद जो है वो पढ़ने का स्वांग मत करना, सच में पढ़ना, ठीक है। तो झूरी रासा नाटी, दौड़ी दौड़ी के पढ़ भी लेना, डंगरों से घी निकाला था, और स्वांग मत करना। उसके अलावा थुदैर और गदैर जो है वो आप इसको ऐसे सच याद कीजिएगा। फिर इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट आ जाता है लाहौल स्पीति का। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो राजा है लंगदरमा, राजा का नाम ऐसे ही याद रख लीजिए। जो लंग राजा था, लंगदरमा राजा था, वो बहुत ड्रामा करता था, ठीक है, और लोहली डांस करता था। लोहली डांस करता था कैसे? छनक छनक के, छनक छाप करता था, छनक छनक के डांस करता था लंगडर महाराजा। कौन सा? लोहली डांस। और फिर लोग उसको क्या कहते थे कि भाई शांत हो जाओ, तो शांत या शाबो करता था, ठीक है, शांत या शाबो। तो इस तरह से लाहौल के आपको डांसेस याद हो गए कि लंग डरमा जो है वो लोहली नृत्य करता था। कैसे करता था? छनक छनक के करता था। तो लोग उसको क्या कहते थे कि शांत हो जाओ, शांत से शांत या शाबो डांस करता था। इस तरह से हमने लाहौल के डांसेस याद कर लिए। अब देखिए कुल्लू के अगर हम डांसेस को याद करने की कोशिश करें तो कुल्लू के लोग जो हैं वो बहुत ही ढीली फेटी सी ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। ढीली फेटी सी ड्रेस पहनने के बाद ये क्या कहते हैं? ढीली फेटी ड्रेस पहन ली और फिर कहते हैं कि अब हम नाटी करेंगे। नाटी कैसे करेंगे? एक दराटी के साथ, करछी के साथ करेंगे, ठीक है। और फिर खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को फिल्लियाँ डालते हैं तो फिल्ली भी करते हैं, लुड्डियाँ डालते हैं तो लुड्डी भी करते हैं, और बन ठन के डांस करते हैं तो बांठड़ा भी करते हैं, और बुशहरी भी करते हैं क्योंकि बुशहर भी नज़दीक ही पड़ता है, ठीक है। तो कुल्लू के लोग जो है वो डांस करते हैं कैसे? ढीले फेटे कपड़े पहन के डांस करते हैं, नाटी करते हैं। और नाटी किस चीज़ को लेके करते हैं? दराटी को लेके, जिसको हमारे इधर करथी भी कहते हैं। तो करथी डांस करते हैं और एक दूसरे को फिलियाँ फुला फुला के डांस करते हैं कि और डांस करो और डांस करो। और फिर डांस करते करते लुड्डी करना शुरू कर देते हैं, लुड्डी डांस करते हैं। और फिर बन ठन के डांस कर रहे हैं तो बांठड़ा डांस कर रहे हैं। और बुशहर नज़दीकी है तो बुशहरी डांस भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उजगमजा और चेंज ब्रेकर जो है आप ऐसे ही इसको याद कीजिएगा। उसके अलावा जो है वो आप इस तरह से कुछ और ट्रिक्स भी बना सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम डांसेस। देखिए बुर्रा और शी, ये जुब्बल रोहड़ू और शिमला वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। स्थानीय भाषा का इसको बेल और ओपेरा जो डांस होता है और थिएटर का फॉर्म होता है उसको माना जाता है बुर्रा और शी को, ठीक है। फिर छोहारा जो है वो किन्नौर और महाशू क्षेत्र में होता है। और मेन जो फेस्टिवल होते हैं उस पे किया जाता है। डोडरा कवार नृत्य जो है वो महाशू और शिमला में देखने को मिलेगा। किकली एक डांस है जिसमें लड़कियां जो है वो क्रॉस हैंड करके एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और फिर पैरों के टिपी टोज के ऊपर जो है वो जोर जोर से घूमती हैं, ठीक है। ये युवतियों द्वारा किया जाता है सांस्कृतिक तौर पे, हाथ पकड़ के पैरों के पंजों के ऊपर तेज घूम के किया जाता है। और उसके बाद जो है वो नाटी आ जाती है। तो नाटी आपको पता है कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला और चंबा में की जाती है। इसको क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ भी रिलेट किया जाता है। और इसमें इसी तरह के और भी बहुत सारे नृत्य सम्मिलित हैं, जैसे ढीली, फेह बकोली, किहका, लोहली, दहारी, चंब्याली, बांठड़ा और लुटी, ठीक है। लोक नाटक अगर पूछा जाए तो मंडी में बांठड़ा किया जाता है। करियाला और स्वांग जो है वो बिलासपुर, सोलन और शिमला में किया जाता है, ठीक है। स्वांग मतलब एक एक्टिंग टाइप की चीज़ की जाती है जिसमें कुछ फन एक्ट्स होते हैं। लोग अलग अलग ड्रेसेस पहन के अलग अलग अटायर धारण करते हैं, मस्खरे बनते हैं और हंसाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से करियाला और स्वांग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो 3 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे, जो विंड ब्लोन हैं, जो स्ट्रिंग्स के बेस्ड हैं और जिनको हम बजा के जो है वो मतलब पीट के बजाते हैं। तो हवा वाले तो बांसुरी आपको पता है, इसको भगवान श्री कृष्ण से देख के जोड़ा जाता है और इसमें 6 होल्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में, जबकि कहीं कहीं जो है वो 8 होल्स की भी होती है। फिर शहनाई जो है वो इसको मंगल वाद्य भी कहते हैं। जब कोई अच्छी इवेंट हो रहा हो, अच्छा फेस्टिवल, शादी हो रही हो, किसी का जन्म हुआ हो, तो शहनाई बजाई जाती है और 6 to 9 होल्स की होती है और साउथ एशिया में कॉमनली बजाई जाती है। फिर आता है कांगडम। ये कांगडम जो है बहुत ही यूनिक एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें ये आपकी थाई बोन से बनाई जाती है। प्रेग्नेंट वीमेन की, अगर किसी प्रेग्नेंट वीमेन की डेथ हो जाती है तो उसकी थाई बोन को निकाल के इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है और इसको जो है वो सिल्वर और ब्रॉन्ज से डेकोरेट किया जाता है। फिर आता है आपके पास रणसिंगा या हरणसिंगा या करनाल या तुड़ी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा भी होगा, शादी वगैरह में बजाया जाता है और इसको कुछ प्रोफेशनल लोग ही बजाते हैं। उसके बाद बीन जो है ये आपको पता है वेडिंग में बनाई बजाई जाती है और कई बार सपेरे भी इसका यूज़ करते हैं। और किंदरी जो है वो महासु रीजन में बजाई जाती है। फिर आ जाते हैं तारों वाले पे, जो इंस्ट्रूमेंट्स तारों से बजते हैं। तो सारंगी जो है वो 3 स्ट्रिंग्स बेस्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इकतारा, किंदरी या देवतारा जो है वो एक और इंस्ट्रूमेंट है। रोबार, जुंगम, रुमन और रुमाल ये फोक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहाँ के फोक में यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो पीठ के बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, जिसमें ढोल, ढोलकू, नगाड़ा या दमाड आ जाते हैं। मेन ड्रम की तरह होते हैं। फिर आता है मंजीरा। आपने देखा होगा मंदिरों में जो है वो मंजीरा बजता है। एक बड़ी सी कॉपर प्लेट होती हैं, तो आपस में टकरा के इन्हें बजाया जाता है। तो अगर ये इसका साइज़ बड़ा है तो इसको झांझ कहा जाता है, लार्ज कैम्बल कहा जाता है। और मंजीरा जो है वो छोटी जो है करताल होती है, जो हाथ में इजीली आ जाती है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 90% लोग जो है वो पहाड़ी बोलते हैं, जबकि 88.7% पहाड़ी और हिंदी दोनों बोलते हैं और 6% लोग ऐसे हैं जो पंजाबी कहते हैं। अब देखिए, जो पहाड़ी बोली है उसकी स्क्रिप्ट जो है वो टांकरी स्क्रिप्ट है और इसको जो है वो शारदा लिपि से लिया गया है टांकरी स्क्रिप्ट को, लेकिन 8% इसको हिंदी भाषा में ही लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में ही। सिरमौर में जो है वो धाटी या विश्वी बोली जाती है गिरी रीजन में। सोलन में जो है वो बघाटी कही जाती है। हिंडूर में नालागढ़, हिंडूरी कही जाती है नालागढ़ में। और बगलैनी कही जाती है कुनिहार और अर्की में। शिमला में क्योंथली कही जाती है कोटखाई तक। कोची बोलते हैं रामपुर और रोहडू में। बरादी कहते हैं जुब्बल में और किरान कहते हैं चौपाल में। कुल्लू में जो है वो कुल्लवी डायलेक्ट है। मंडी में मंडियाली है। सुकेत में सुकेती कहा जाती है। सरकाघाट में सरकाघाटी भी कही जाती है और बलीदी सब डायलेक्ट भी यूज़ होता है। इसके अलावा चंबा में चंबियाली, कांगड़ा, उन्ना और हमीरपुर में कांगड़ी या पंजाबी का मिक्स आपको देखने को मिलेगा और उन्ना में पंजाबी बोली जाती है। किन्नौर में किन्नौरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम होमस्कद भी कहते हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो मोती, गिहरी, मानछद या चागशा कहते हैं। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी स्क्रिप्ट है अलग अलग। और बिलासपुर में जो है वो कहलूरी कही जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन। तो अशोका पिलर जो है वो सारनाथ में है और वहाँ से इंडिया का एम्बलम लिया गया है। ये जो है वो मौर्य काल से रिलेटेड है और इसी तरह का पिलर जो है वो कांगड़ा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर चंबा रुमाल जो है वो उसको वर्ल्ड में यूनेस्को हेरिटेज साइट के तौर पे देखा जाता है 31 अक्टूबर 2008 से। फिर चैत्य जो है वो कांगड़ा के पास है और ये एविडेंस है बुद्धिस्ट आर्ट के हिमाचल प्रदेश में। फिर मेगास्थनीज की एक इंडिका बुक थी, जिसमें पाटलिपुत्र में 64 गेट्स को डिस्क्राइब किया गया था, जिसके ऊपर 570 पिलर्स हैं और ये जो है वो एक आर्ट फॉर्म को डिपिक्ट करता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास कांगड़ा स्कूल जो है वो राजा संसार चंद की पेट्रोनेज में फ्लरिश करता है
और इसके बाद जो है वो बिशौली, आपको पता है बिशौली के ऊपर कृपा हुई थी राजा कृपाल पाल की। और हिमाचल प्रदेश में 35 एंशियंट रॉक शेल्टर्स हैं। हिडिंबा देवी टेम्पल जो है राजा बहादुर सिंह ने बनाया था पैगोडा स्टाइल में। बैजनाथ टेम्पल शिखर स्टाइल में है, अयुक्का और मयुक्का ने बनवाया था। मशरूर रॉक का टेम्पल जो है वो शटलवर्थ ने डिस्कवर किया था 1931 में। ज्वालामुखी वन ऑफ द शक्तिपीठ है, 15 वन शक्तिपीठों में से। और यहाँ पे कोई आइडल नहीं है, सिर्फ एक जोत है जो जलती रहती है। ताबो मोनेस्ट्री 996 सेंचुरी में बनी है और ओल्डेस्ट है हिमाचल प्रदेश में। इसको हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। पहाड़ी स्क्रिप्ट टांगरी में लिखी जाती है, शारदा लिपि से इवॉल्व है। और जो धनवा या छम डांस है, ये मास्क डांस है। 3, 5, 7 के काउंट में जो है पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किन्नौर में ये किया जाता है। कांगडुम जो है वो आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन थाई बोन से बनाया जाता है। और 1982 में किशोरी लाल वैद्य ने जो है वो उन्हें हिमाचल अवार्ड दिया गया पहाड़ी चित्रकला बुक लिखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको आज की जो ये प्रेजेंटेशन है ये अच्छी लगी होगी। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स, फेयर्स, ये सब चीज़ें कवर करेंगे और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कवर करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, तब तक कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।